प्यारे बच्चों, ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 कक्षा 10 विषय गणित का जो प्रश्न पत्र 24 जून को हुआ था उसके हल की सीरीज़ का अगला वीडियो है। पहले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्न पत्र का 1 से लेकर 15 तक सेक्शन ए और सेक्शन बी को हल किया था। जो 20 नंबर का आपका पूरा पोर्शन था, 10 नंबर के एक एक नंबर वाले और बाकी के जो प्रश्न थे वो 2-2 नंबर वाले थे। इस प्रकार 1 से लेकर 15 तक हम लोगों ने पहले वाले वीडियो पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी को ख़त्म किया था, उसको हल हमने किया था। आज का वीडियो हम उसी सीरीज का पार्ट सेकंड वीडियो है, पार्ट 2, जिसमें हम लोग सेक्शन सी करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों का होता है। यही प्रश्न सबसे लेंथी और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उनका क्या हल होगा। आप इसमें अपनी गलतियां देख सकते हैं कि कहाँ आपसे गलती हुई, और अगर नहीं हुई है तो आपको पूरे बटे पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। इसके साथ साथ आपसे जो छोटे भाई हैं, जो इस बार कक्षा 10 में आए हैं, तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बोर्ड परीक्षाओं के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसमें से भी काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। चलिए हम पढ़ते हैं। सेक्शन सी में जो 16 प्रश्न था वो इस प्रकार था। आपको एक बहुपद दे रखा है जिसकी घात 4 है, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य √2 और माइनस के √2 ज्ञात हों। तो आपको इसके 2 शून्य दे रखे हैं और आपको बाकी के शून्य और निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये 4 घात वाला बहुपद है, इसमें चर की सबसे बड़ी घात 4 है, तो ये 4 घात वाला बहुपद है, तो इसके 4 शून्य होंगे। 2 आपको दे रखे हैं, 2 आपको और निकालने। शून्य निकालना आप सभी जानते हैं। अब देखिए, आपको जो ये शून्य दे रखे मैंने बहुपद लिखा, उसको मैंने p नाम दे दिया, और ये 4x में था तो इसको मैंने px कह दिया। ये 2 शून्य दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये चर के मान हैं। चर के ये वह मान है, चर यहाँ पे x है, ये दोनों चर के मान हैं जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या बन जाता है, 0, तभी तो ये इसके शून्यक है। तो ये वास्तविक रूप से ये चर के मान है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, x बराबर √2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और x माइनस √2 को इधर लिया, ये माइनस का √2, तो ये एक फैक्टर होगा बहुपद px का। ये हम कैसे कह रहे हैं, ये हम गुणनखंड प्रमेय की मदद से कह रहे हैं। ठीक, यदि x बराबर √2 इसका शून्यक है तो √2 को इधर ले आइए, तो ये इसका x माइनस √2 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड थ्योरम से हम ये बात कह रहे हैं, कक्षा 9 में आपको पढ़ाई गई थी। आगे देखिए, अगला शून्यक आपको दे रखा है, इसी प्रकार हम दूसरे वाले के साथ भी करेंगे। x बराबर माइनस का √2, माइनस √2 इधर आएगा तो ये बन जाएगा। इसको और करके आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस √2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, कि x प्लस √2 भी px का एक गुणनखंड होगा। ठीक, 2 गुणनखंड से आपको 2 शून्य दे रखे थे और उन्हीं शून्य की मदद से आपने इसके 2 गुणनखंड निकाल लिए। ठीक, अब इसके कितने गुणनखंड होंगे, इसके 4 गुणनखंड होंगे अधिक से अधिक, तो वो 2 हम जो बाकी के 2 गुणनखंड है वो कैसे निकलेंगे ये हम आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि x माइनस √2 और x प्लस √2 दोनों दिए गए बहुपद के गुणनखंड है। मैंने दोनों की आपस में गुणा कर दी, तो यहाँ पे मेरी एक सर्वसमीका लग रही है, कौन सी, a माइनस के b, और ये बन गया मेरा a प्लस के b। ये बराबर किसके होता है आप जानते हैं बच्चों, ये होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो इस जब दोनों गुणनखंडों की मैंने आपस में गुणा करी तो ये सर्वसमीका के रूप में बन गए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है, √2। ठीक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो ये जो इनके गुणा करके आई दोनों गुणनखंडों की, इसको हम लिखेंगे कि ये जो गुणा करके आपको मिला है ये भी गुणनखंड है px का, क्योंकि यहीं से तो मिला है गुणनखंड के, इन्हीं 2 गुणनखंडों की गुणा करके ये मिला है, तो ये भी px का एक गुणनखंड होगा। ये px का गुणनखंड होने का अर्थ क्या है कि जब x स्क्वायर माइनस 2 से आप px को भाग करोगे, गुणनखंड का मतलब क्या है कि जब x स्क्वायर माइनस 2 से आप
बहुपद को भाग करोगे तो शेषफल कितना मिलेगा आपको, क्योंकि ये गुणनखंड है तो आपको शेषफल मिलेगा 0। ये भी आपने पढ़ रखा है, कक्षा 9 में आपको पढ़ाया जाता है शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय में, तो वहीं से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो चलिए भाग करते हैं। डिवाइड पी एक्स जो बहुपद को जिसका नाम दिया था बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 वी गेट अनदर फैक्टर ऑफ पी एक्स, हमको पी एक्स का एक दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो हमने ये लंबी विभाजन विधि के द्वारा हमने भाग दे रखा है। ये आप जानते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। हमने देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ये हमारा भाजक बन गया। इससे हमने अपने पूरे बहुपद को जो 4 घात वाला बहुपद था उसको भाग दिया, और लंबी विभाजन विधि के द्वारा हमको शेषफल क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिलना ही था क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका गुणनखंड है, और हमें भागफल के रूप में हमको ये मिल गया। इसी से हमें बाकी के दो क्या मिलेंगे, बाकी के दो हमको गुणनखंड भी मिलेंगे। अभी इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये भी फैक्टर होगा इसका, तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक संख्या मान लीजिए 6 है, तो जब आप इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 इसका एक गुणनखंड है, बिल्कुल है क्योंकि 3 6 को काटता है, गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा। इसको पूरा ही काटेगा, कितनी बार काटेगा, 3 दूनी 6, शेषफल आपको 0 मिल गया क्योंकि 3 इसका गुणनखंड था। तो यहाँ जो आपको भागफल में मिला है ये 2 भी तो इसका गुणनखंड है कि नहीं, 2 भी 6 को पूरा काटता है। तो हमें जब हम किसी गुणनखंड के द्वारा किसी संख्या को भाग करते हैं तो भागफल में जो हमको मिलता है वो भी उस संख्या का गुणनखंड होता है, भाज्य रूपी संख्या का ना। तो यहाँ भी हम वही बात करेंगे कि जब भाजक इसका गुणनखंड है तो जो आपको भागफल मिला है वो भी इसका गुणनखंड होगा। तो उसके द्वारा भी हम कह सकते हैं कि हमें दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने विभाजन एल्गोरिथम लगाई। विभाजन एल्गोरिथम आप जानते हैं क्या होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसका मान रखना यहाँ पे, ये हमारा भाज्य जो पूरा बहुपद था 4 घात वाला वो उतारा, भाजक जिसके द्वारा भाग दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये देखिए यहाँ पे, और भागफल के रूप में आपको ये मिल गया है पूरा, इसको मैंने यहाँ पे उतारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k1, और शेषफल बराबर 0, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है आपको, देखिए इससे तो आपको कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका तो पहले गुणनखंड ऊपर दे रखे हैं आपको इसको गुणनखंडित करना है, इसी से आपको बाकी के 2 गुणनखंड और मिलेंगे। तो बच्चों ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद को मध्य पद विभाजन विधि से आप इसको गुणनखंडित कर सकते हैं। देखिए बीच वाला पद माइनस का 3 है, तो हमें ऐसी 2 संख्याएँ चाहिए जिनको जोड़कर -3 मिल जाए, और जब उनकी हम आपस में गुणा करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 है और अचर पद 1 है, आपको 2 मिलना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो है आपके पास माइनस के 2 में जब माइनस का 1 आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा -2 और -1, माइनस का 3 मिलेगा, और माइनस के 2 की गुणा जब माइनस के 1 में होगी तो आपको प्लस का 2 मिलेगा। तो वो 2 संख्या हो गई 2 और -1। मैंने तोड़ दिया -3x को, -2x माइनस के x प्लस 1। अब देखिए शुरू के 2 पदों में से हम कॉमन लेते हैं, 2x ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 1, बाद के 2 पदों में से मैंने -1 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x, और चिन्ह भी कॉमन लिया है तो चिन्ह भी बदल जाएंगे, माइनस का 1 आएगा। अब फिर देखिए यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ रहा था, इसको बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा 2x माइनस के 1। तो देखिए उस भागफल के द्वारा हमें बाकी के 2 गुणनखंड भी मिल गए, और इन्हीं के माध्यम से हम शून्यक निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये वाला बहुपद 0 कब होगा, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा 1। फिर दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखिए। ऐसे सवाल आपने किए बार बार, मैं आपको विस्तार में लेके नहीं जा रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ मैं। तो 1 बराबर इस तरफ आएगा, प्लस का बन जाएगा, और 2 गुणा में था इसके भट्टे में जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। तो आपको बाकी 2 गुणनखंड मिल गए, शून्यक मिल गए। गुणनखंड तो आपको यहाँ मिले थे, इन्हीं से आपने शून्यक निकाल दिया, 1 और 1/2। तो आप लास्ट में लिख देंगे बहुपद px जो 4 घात वाला था उसके सभी शून्यक √2 माइनस √2, ये तो आपको दे रखे थे, 1 और 1/2 है। तो ऐसे आपने किया होगा तो आपको ये पूरे 3 नंबर इस वाले प्रश्न से मिल गए होंगे। चलिए हम आगे, अगला प्रश्न बच्चों 7वां प्रश्न था, और इसमें बोला गया था कि निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब 2 समीकरण आपको दे रखी थी, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। दोनों 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है।
चैप्टर नंबर 3 से एक प्रश्न पूछा गया था, आपको ग्राफी विधि लगा के इसका हल अर्थात इसमें जो चर उपस्थित हैं उसका मान निकालना है, एक्स और वाई का ऐसे मान निकालने हैं जिससे दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, वही उसका हल होता है। तो ग्राफी विधि में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने आप जानते हैं, सबसे पहले हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया, इसकी हम टेबल बनाएंगे x + 3y = 6 और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x = 6 - 3y, 3y उधर चला गया, माइनस का बन गया। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। देखिए मैंने कुछ मान रखे हैं, आप कुछ भी मान रख सकते हैं, ये मुझे सिंपल सरल मान लगे जिसके द्वारा मैं आसानी से ग्राफ बना सकता हूँ, तो मैंने इनको ले लिया। मैंने y = 0 लिया है यहाँ पे, तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, x = 6। y = 1 लूँगा तो ये 3 × 3, 6 में से 3 कम, x का मान 3। y = 2 लूँगा तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 6 0, x = 0। तो यहाँ मैंने टेबल में मान रख दिया कि जब y = मैंने 2 लिया तो x का मान मुझे 0 मिला, y = जब मैंने 1 लिया तो x का मान मुझे 3 मिला, y = मैंने 0 लिया तो x का मान मुझे 6 मिला। तो मैंने समीकरण नंबर 1 से एक टेबल बना दी, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए आपको सारणी की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरी समीकरण को हम ले लेते हैं, 2x - 3y = 12। इसको थोड़ा व्यवस्थित किया, 2x = 12, 3y को उधर ले गया, प्लस का 3y, x बराबर, क्योंकि मुझे x यहाँ पे एक चर को तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता है और बाकी सभी चरों को मैं दूसरे पक्ष में ले जाता हूँ। तो मैंने x को यहाँ पे रहने दिया, 2 इसके भट्टे में चला गया। ऊपर से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन बाहर लिया, 3 चौको 12 और ये 3 बाहर जा चुका है, यहाँ पे y बटे 2। तो अब x बराबर आपके पास आ गया 3 ब्रैकेट में 4 + y बटे 2। अब इसके लिए हम टेबल बना देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ मान लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिया y = 0 पे, तो जब y = 0 करूँगा तो यहाँ बचेगा 4, 4 × 3 12 बटे 2, 2 से 12 काटेंगे 6 आएगा, x का मान 6 आ गया। फिर जो y = 0 लिया, x का मान 6 आ गया। फिर y = -2 लिया मैंने वो मान लिए जिससे मुझे ग्राफ बनाना आसान हो जाए, मुझे आसान संख्या प्राप्त हो जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यदि मुझे भिन्नों वाली संख्या मिल गई तो फिर उसका ग्राफ बनाना थोड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो मैंने सिंपल वाली सरल संख्याएँ ली हैं। तो y = -2 लिया मैंने, तो 4 में से 2 कम, यहाँ बचेगा 2 और 3 की 2 में गुणा होगी तो ये आएगा 3 दूनी 6 बटे 2, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आएगा x का मान। y = -4 लिया तो ये -4 + 4 कट गया, पूरा 0 बन गया, तो ये x का मान तो 0 ही आएगा। तो ये इससे मेरी सारणी बन गई, y = 0 पे x = 6, y = -2 पे x = 3 और y = -4 पे x = 0। अब ये मेरे पे 2 सारणी बन चुकी हैं और इनके माध्यम से मैं आपको अब ग्राफ बनवाऊंगा। कैसे हम ग्राफ बनाएंगे देखिए। तो ये हमारे पास सारणी आ गई थी और इसी टेबल का हमें ग्राफ बनाना है। तो मैंने देखिए, आप जानते हैं ग्राफ कैसे बनता है। ये मैंने x ले लिया और ये मेरा ऊर्ध्वाधर x, y, इसको हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों x मिलते हैं वो मूल बिंदु होता है 0,0, x पे भी 0, y पे भी 0, इसको O नाम दे दिया मैंने। चलिए, तो पहले हमारा जो पॉइंट है वो पहली सारणी का बनाएंगे हम, x = 6, y = 0। x पे 6 चलना है, y पे 0 चलना है। तो देखिए x पर 6 चलने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको 6 जाना है, y पे चलना ही नहीं है, तो पहला बिंदु आपके पास ये आ गया। दूसरा चलना है आपको x पर 3, y पर ऊपर वाला x पर 3, y पर 1। तो x पे 3 चले और y पर आप चले, ये x पे तो आप 3 चले, y पे चले 1, यहाँ पे पहुँच जाएंगे आप। तो ये वो बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे। अगला जो है वो x पे 6, y पर 0। पहला वाला जो बिंदु था वो 0 और 2 था, इसको मैंने अब डिनोट नहीं किया है। तो x पे 0, y पर 2। तो देखिए ये x पे 0 है और ये आपका y पर 2 है, ठीक। और लास्ट वाला बिंदु क्या है, 6 और 0। ये पहली सारणी का मैं बना रहा हूँ। तो ये चले आप x पे चलना है आपको 6 और y पे तो चलना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ से तीनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे, ये देखिए, तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, सीधी रेखा। और इसी प्रकार बच्चों आप जब दूसरी टेबल का दूसरी सारणी का जब आप ग्राफ बनाओगे तो देखिए कैसे बनेगा। x पे 6 और y पर 0, इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पर डिनोट करना है। तो x पे आपको जाना है 6 और y पर तो जाना ही नहीं है, तो यही वो बिंदु है। अगला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है x पे 3 और y पर -2।
तो x पे चलना है 3 और y पे -2 मतलब नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये वो बिंदु रहेगा। ठीक, आगे आपको 0 और -4 है तो x पे 0 सबसे पहला बिंदु, इसको भुज कहते हैं, वो x का होता है, और फिर y पर -4, तो यहाँ पे आप पहुँचेंगे। ठीक, तो ये 3 बिंदु आपको मिले, इनको मिला देंगे तो आपको फिर एक सरल रेखा मिल जाएगी। जैसे आपको ऊपर वाला जो पहली समीकरण थी x + 3y = 6, जब उसकी हमने सारणी बनाई और उस सारणी से बिंदु देखे तो हमें एक बिंदु को मिला है, हमको एक सीधी रेखा मिल गई। मिलनी थी क्योंकि वो रैखिक समीकरण है, 2 चर भले ही हैं उसमें, पर देखिए आप उसमें चरों की घात कितनी है, 1 है, तो वो रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण का ग्राफ आप जानते हैं, एक सीधी रेखा आपको मिलती है। चलिए दूसरी समीकरण का भी हम बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए बच्चों, जब दूसरी समीकरण का भी आपने ग्राफ बनाया तो वो भी आपको सीधी रेखा मिल गई। अब देखिए हमें निकालने हैं हल, मतलब x y के मान। तो देखिए दोनों समीकरणों के ग्राफ ने अर्थात सीधी रेखा ने कहाँ पर एक दूसरे को काटा, ये वो बिंदु है जो उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ पर दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा, तो उस उभयनिष्ठ बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं x और y के मान, वही समीकरणों के हल होते हैं। तो देखिए इस पर x कितना है, इस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 है ये बिंदु, और इस पर y तो है, y पर तो चला ही नहीं है, तो y पर 0। तो आप लिखेंगे तो आपको हल मिल गया समीकरणों के, x बराबर आपको मिल गया 6 और y बराबर आपको मिल गया 0। तो यही उसके हल होते हैं। आप इसको डिटेल में लिख देना कि दोनों समीकरणों के ग्राफ ने एक उभयनिष्ठ बिंदु, उसको नाम दे दीजिए कुछ भी आप, P पर एक दूसरे को काटा और उस बिंदु के निर्देशांक 6 और 0 हैं, अतः x बराबर 6 और y बराबर आपको मिल गया 0। तो ऐसे ग्राफीय विधि से हल करके हम समीकरणों का हल प्राप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। बाकी पैमाना भी मैंने लिखा हुआ है, पैमाना लिख सकते हैं कि x एक्स पर देखिए एक बड़ा खाना 1 इकाई, ये जो बड़ा खाना होता है ये वाला बड़ा बॉक्स, इसको 1 इकाई ले रखा मैंने। देखिए बराबर दूरी है सबके बीच में, 1 इकाई, तो एक बड़े खाने को हमने 1 इकाई मान लिया। इसी प्रकार y एक्स पर भी देखिए, वहाँ भी मैंने ये कर रखा है, जो एक बड़ा खाना है उसको 1 इकाई ले रखा है। तो आप ऐसे पैमाना भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बन गया आपका बच्चों ग्राफ। चलिए अगला प्रश्न था आपका 18, समांतर श्रेणी से प्रश्न पूछा था, बड़ा आसान था। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करो। ये आपको निकालना था। ऐसे प्रश्न कर रखे हैं हम लोगों ने, तो इसको आप लोगों ने कर दिया होगा। देखिए कैसे करेंगे। इसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम a बोलते हैं वो हमको दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 8 जो दे रखा है पहले उसको हम लिख देते हैं जो हमको गिवन है। अंतिम पद जिसको हम l बोलते हैं वो दे रखा है इसमें 62। ठीक, पदों का योग दे रखा है 210, पदों की संख्या हमको निकालनी है और सारवंतर हमको निकालना है। तो अंतिम पद हमें 62 दे रखा है कि वो जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद आपको 8 दे रखा है और अंतिम पद उसमें 62 दे रखा है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस पदों जो समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद हैं, कितने टर्म है। ये तो आपको पहला पद और आखिरी पद दे रखा है, लेकिन इसमें पदों की संख्या कितने सारे इसमें संख्याएं आ रही हैं, कितने पद आ रहे हैं वो आपको नहीं पता। तो हमने n मान लिया कि माना समांतर श्रेणी में कुल n पद है। ठीक, हमको गिनती नहीं पता, वही तो हमको निकालना है, तो हमने वो n मान लिया। अब n मानने का मतलब क्या है कि वो आखिरी वाला पद, क्योंकि जब श्रेणी बनती है तो जो अंतिम पद होता है उसी को हम n लेके चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे n-1 आता है, फिर यहाँ पे n-2 आता है, ये ऐसे सारणी होती है। तो अंतिम पद जिसको हम लास्ट वाले पद को n ही बोलते हैं उसको, वो आपको दे रखा है यहाँ पे 62। तो मान लिया हमने समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं, पदों की संख्या, और लास्ट वाला पद हमने n ले लिया। तो जो an होगा वो कितना होगा आपका, an मतलब अंतिम पद, वो 62 आपको दे रखा है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए an का सूत्र आप सभी जानते हैं, a + n-1 × d, आप ये जानते हैं। अंतिम पद जो an था वो 62 रखा, प्रथम पद 8 रखा, n-1 × d यहाँ ऐसे रख दिया क्योंकि n का मान तो हमको पता नहीं है। ये तो अंतिम पद है ना, ये n का मान थोड़ी है, ये तो आखिरी वाला लास्ट वाली संख्या है, 62 है जी लास्ट उस श्रेणी में। लेकिन उसमें कितने पद हैं वो संख्या होती है, वो हमको नहीं पता, वो हमको निकालनी है। तो n इसको थोड़ा व्यवस्थित किया, n-1 d यहीं रख इसी पक्ष में रहने दिया मैंने। 8 को मैं बराबर किस तरफ लाया, तो 62 में से मैं 8 को कम करूँगा तो मेरा 54 आएगा।
तो पहली समीकरण मेरी बन गई n-1 d है बराबर 54, पहली समीकरण। ठीक, इसके अलावा आपको दे रखा है कि उन सभी पदों का योग, यदि आप सभी पदों को जोड़ें तो आपको 210 मिलेगा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म, सभी n पदों का योग आपको 210 दे रखा है। एज फॉर सम, तो सभी n पदों का योग का सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। ठीक, 210 रख दिया सभी पदों के योग की जगह, n आपको निकालना है 2a 2 गुणा a का मान प्रथम पद कितना है आपके पास 8 है, और प्लस समीकरण नंबर 1 से n-1 × d का मान कितना है 54, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, 8 दूनी 16 + 54, 210 यही रहने दिया, 16 में 54 जोड़ा 70 आ गया बटे 2 से मैंने 70 काटा 35 आ गया यहाँ पे। तो n बराबर देखिए कितना आया, n इसके साथ गुणा में 35 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग में चले जाएगा। इसको आप काटेंगे तो पहले ये 7 से कटेगा, 7 3 21 30 और 7 5 35 और 5 1 5 6 30। तो n का मान कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, पदों की संख्या अतः वो जो पद हैं पदों उसमें कितने हैं, कुल 6 पद हैं, 2 आपको दे रखे हैं, 4 बीच में और हैं। ठीक, और आपको बोला गया है कि सार्वंतर भी निकालिए, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, इस n के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखोगे जब आप इसमें तो ये आएगा 6 - k1 × d बराबर 54, d यहाँ 5 × d 54, तो d का मान कितना आ गया आपके पास 54/5। अब ये पूरा नहीं कट रहा है तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक, तो आपको सार्वंतर मिल गया 54/5 और पदों की संख्या मिल गई आपको 6। तो ये आपका 18वां प्रश्न हो गया, आपने ऐसे ही किया होगा। तो बच्चों ये आपने 18वां प्रश्न कर लिया, सार्वंतर निकाल दिया, पदों की संख्या निकाल दी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए जहाँ 2 थीटा और थीटा प्लस 6 दोनों न्यून कोण है, मतलब ये दोनों 90 से छोटे हैं। ठीक, चलिए कैसे करेंगे, देखिए त्रिकोणमिति का प्रश्न है, जो आपको दे रखा है उसको लिखिए tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस के 6। अब क्या करना है, आपको दोनों में से किसी एक को बदलना है, ऐसा बदलना है कि एक जैसा बन जाए, या तो tan को cot में बदल दीजिए या फिर cot को tan में बदल दीजिए, किसी एक को बदलना है। तो मेरे लिए tan थोड़ा ईजी था बदलना, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो tan को मैंने cot में बदल दिया। कैसे बदल दिया आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है, cot 90 - के थीटा, तो वही मैंने लगाया, यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है, तो इसको जब मैं cot में बदलूंगा तो हो जाएगा cot 90 - के थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ गया, सूत्र 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था, बराबर cot थीटा प्लस के 6। अब दोनों तरफ आप देखेंगे cot से cot कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपके पास 90 - के 2 थीटा बराबर थीटा प्लस के 6। अब अदला बदली करनी है क्योंकि आपको थीटा का मान निकालना है, तो देखिए 2 थीटा उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 6 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, 2 और 1 3 थीटा, 90 में से 6 कम 84, थीटा बराबर 3 इसके भाग में जाएगा, 3 से जब 84 काटेंगे तो कितना आएगा 28। तो थीटा का मान बच्चों कितना आ गया आपके पास 28। बहुत आसान था, ये आपने कर लिया होगा त्रिकोणमिति का सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A0 0, B और 1, समरेखी हैं, कोलिनियर हैं, यदि 1/A + 1/B बराबर 1। अब समरेखी बिंदु क्या होते हैं, कोलिनियर, कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हों उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, समरेखीय बिंदु। ठीक है, अर्थात ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 2 बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं और तीसरा बिंदु अलग हो रखा है, ऐसा नहीं है। समरेखी का मतलब ये है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, सीधी रेखा पर स्थित हैं। चलिए आपको ये सिद्ध करना है और आपको समरेखी दे रखा है, तो कैसे हम इसको करेंगे। अब 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, आपने ले लिया ए, मान लिया आपने नाम दे दिया उनको ABC, A का मान है A0, B का मान 0, B, C का मान 1, 3 बिंदुओं से आप जानते हैं क्या है, त्रिभुज बन सकता है। ठीक, 3 बिंदुओं से क्या बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है। तो आपने एरिया ऑफ त्रिभुज निकाल दिया, क्या ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, तो आप जानते हैं कि इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - के y2। देखिए ये पे ये x1 y1 हो गया, ये बिंदु हो गए x2 y2 और ये हो गया x3 y3 बिंदु हो गए ना 3।
तो ये मैंने सूत्र होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का। यहाँ मैंने इनके मान रख दिए 1/2, x1 की जगह मैं क्या रखूँगा, a रखूँगा, y2 की जगह देखिए यहाँ पे y2 की जगह b है और y3 यहाँ पे 1 है, प्लस x2 का मान कितना है यहाँ पे 0, y3 का मान देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस के, और y1 का मान यहाँ पे क्या है 0, प्लस x3 का मान कितना है यहाँ पे 1, y1 देखिए y1 कितना है यहाँ पे 0 और y2 कितना है यहाँ पे b। तो ये मैंने मान रखे यहाँ पे, आप जानते हैं सूत्र होता है। अब इसको और सिंप्लीफाई किया 1/2, b अंदर गुणा कर दिए, a भी बन गया, ये a की गुणा माइनस के, ये तो पूरा 0 बन जाएगा, 0 की गुणा पूरा ब्रैकेट में भी पूरा 0 बन गया, 1 की 0 में गुणा में 0 आ गया, b की 1 में गुणा में माइनस का b आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक, अब आपको बोला गया है कि ये तीनों बिंदु समरेखी हैं। समरेखी हैं का मतलब क्या है, ये एक ही रेखा पर स्थित है, तो क्या इनसे त्रिभुज बन सकता है? ये तो एक ट्रिक था करने का, क्योंकि तार्किक सवाल है, आपकी तर्क वाली बुद्धि इसमें नापी जाती है। ऐसे सवाल इसलिए बोर्ड परीक्षा में दिए जाते हैं। लेकिन देखिए, क्या जब समरेखी आपको बोला गया है तो क्या इन बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि चूंकि ये तीनों बिंदु समरेखी हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। उसका कोई क्षेत्रफल ही नहीं होगा, वो 0 होगा। तो हमने जो क्षेत्रफल निकाला था उसको हमने यहाँ पे रखा 1/2 AB माइनस A माइनस के B बराबर 0। 1/2 को बराबर को उस तरफ ले गया तो ये पूरा 0 बन गया, आपके पास ये बच गया। ठीक, अब चूँकि देखिए आपको AB को मैंने यहाँ पे रखा, बाकी को मैंने उस तरफ ले गया, दूसरे पक्ष में दाएं तरफ ले गया, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस के बन जाएंगे। अब देखिए आपको लाना है जो सिद्ध करके 1/a प्लस 1/b बराबर 1 कि एक पक्ष में आपको 1 बचाना है, आपको ऐसा कुछ सिद्ध करके लाना है। तो देखिए कैसे बचेगा 1, जब मैं दोनों पक्षों को AB से भाग कर दूंगा। तो इसको AB से भाग किया, ये कट के 1 बन जाएगा। देखिए ये कट के 1 बन जाएगा। दोनों पक्षों को A को AB से भाग करेंगे तो A से कट जाएगा A, B से कट जाएगा B। तो देखिए क्या बचा, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1/b बच गया, यहाँ 1/a बच गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर 1, और ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया जो आपको सिद्ध करना था। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको कर गए होंगे। चलिए इसी में बच्चों इसी में एक विकल्प था और करके, तो उसमें सेक्शन फार्मूला लगना था। सेक्शन फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। आपको बिंदु दे रखे थे 1 -4 -5 -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड YX किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो बिंदु आपको दे रखे थे, और इन दोनों बिंदुओं को यदि आप जोड़ेंगे, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो इससे आपका जो रेखाखंड बनेगा, ये भी रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड को एक बिंदु, उसको मान लीजिए P यहाँ पे, जो YX पर स्थित है, ये बिंदु क्या है, ये YX पर स्थित है। ये पूछा गया है ये P बिंदु इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको ये AP और ये BP इसका मान निकालना है। यही तो अनुपात में विभाजित किया इसने, AP में, और अनुपात ये PB। तो आपको ये निकालना है कि इस बिंदु रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करा। तो इसमें सेक्शन फार्मूला काम करेगा। आप जानते हैं कैसे ये काम करता है। तो आपने वो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक मान लिए x, y। अब चूंकि ये YX पर बिंदु है, तो आप जानते हैं कि वह जो YX पर बिंदु होता है वो x पे तो चलता ही नहीं है, केवल y पे चलता है। तो x का मान तो इसका वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक, केवल y पे ही चल रहा है ये, क्योंकि YX पर ये बिंदु है। तो ये इसके निर्देशांक आ गए। ये भी बोला गया कि इसके निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो आपको दो काम करने हैं, एक तो आपको अनुपात ज्ञात करना है और आपको इसके बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो मान लीजिए कि इस बिंदु ने इसको M1 और M2 अनुपात में विभाजित किया, इस रेखाखंड AB को। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो आपको जो लाइन सेगमेंट रेखाखंड जिसको बोलते हैं हम, उसका नाम AB है। देखिए यहाँ मैंने चित्र बना रखा है। ये दो बिंदु AB है, इनको जोड़ने से रेखाखंड AB बन गया। इस AB रेखाखंड को बिंदु P, जिसके निर्देशांक x और y हैं, जो YX पर स्थित है, उसने रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित किया है, M1 और M2 में। तो आपको M1 M2 का मान निकालना है और उस बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। एक तो पता है आपको 0 होगा, दूसरा आपको निकालना है y क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बिंदु लिख दिए, बिंदु A के
1,-4 दिया था, b बराबर -5,-6 दिया था। ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। अब लिखेंगे रेखाखंड AB को विभाजित करने वाला बिंदु P जो उसको दो भागों में विभाजित करता है y अक्ष पर स्थित है, तब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, 0, y होंगे। माना अनुपात, जिस अनुपात में उसने रेखाखंड को विभाजित किया हुआ m1 अनुपात m2 है। तो सॉरी, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले आप जानते हैं, विभाजन सूत्र से ये P के निर्देशांक, जिस P ने रेखाखंड को दो भागों में विभाजित किया उसका विभाजन सूत्र ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और इसका जो y का जो मान होता है वो क्या होता है, y निर्देशांक का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये इसके सेक्शन फार्मूला का ये सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे। x1 देखिए कितना है यहाँ पे 1, x2 कितना है यहाँ पे -5, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इधर सॉरी यहाँ पे y लेंगे केवल, यहाँ पे केवल y है। y1 कितना है देखिए ऊपर -4 है, और y2 कितना है, y2 यहाँ से निकलेगा -6। तो इनको उठा के केवल फॉर्मूले में रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए बच्चों, मैंने फॉर्मूले में मान रखा है ये m1 इंटू ये x1 y1 के मान रखे, तो ये आप रख देंगे। तो यहाँ से -5 m1 प्लस के ये m2, और m1 प्लस m2 जब इधर इसकी गुणा होगी तो ये 0 बन जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, m2 बराबर -5 m1 बराबर के उस तरफ गया, प्लस का 5 m1 बन गया। आपको m1 और m2 में अनुपात ज्ञात करना है, तो m1 को यहीं रहने दीजिए, m2 को यहाँ ले जाइए, 5 को इधर ले जाइए, तो इधर बन जाएगा 1, और ये 5 इधर जाएगा तो 1/5। तो ये आ गया 1/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 = 1/5। तो ये वो रेशो आ गया आपके पास। आगे आपको P बिंदु के उस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी निकालने थे। पहला निर्देशांक तो 0 है क्योंकि वो y अक्ष का बिंदु है। दूसरा आपको y का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला से। यहाँ पे आप सभी संख्याओं का मान रखेंगे, सभी वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा -26/6। पूरा नहीं कटे गए, तो आप लिखेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु P के निर्देशांक 0 और -26/6। ये आपका इसका उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। ये बड़ा आसान था, आपसे पूछा गया था कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3, 0, 4, -5, 1 + 4 और -2, -1 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज आप जानते हैं क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपने ये बना दिया ABCD समचतुर्भुज है, इसके शीर्षों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर। आप रोम्बस बोलते हैं समचतुर्भुज को, उसका क्षेत्रफल जानते हैं आप। इसको करने के दो मेथड हैं, वैसे तो आप कोई सा मेथड लगा सकते हैं। देखिए, आप कोई एक विकर्ण खींचेंगे जब आप समचतुर्भुज बनाते हैं, ABC नाम दे दीजिए इसको ABCD। जब आप एक विकर्ण खींचते हैं तो आप जानते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है, एक जैसे त्रिभुजों में बांटता है। तो आप पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना और उसी का दुगुना कर देना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो उससे भी आप पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे जब आप। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 × D2। D1 D2 क्या है, विकर्ण, कि वो दोनों विकर्णों के गुणा के आधे के बराबर होता है उसका क्षेत्रफल। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब D1 देखिए क्या है, D1 है यहाँ पे AC और D2 क्या है यहाँ पे BD। तो आपको AC और BD का मान निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं इसको। तो वही मैंने आगे किया गया है यहाँ पे। देखिए AC का मान ये रहा, AC आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र वो रखा मैंने। x1 - x2 प्लस बन जाएगा ये, क्योंकि मैं AC का मान निकाल रहा हूँ तो इसलिए मैं इन्हीं दो बिंदुओं को देखूंगा। y1 - y2 y1 - k y2 ये रखा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √32 आएगा। और इसी प्रकार जब BD को आप सॉल्व करेंगे दूरी सूत्र से, ये BD का मान निकालेंगे तो आपको √72 आएगा। ठीक, आगे आप इसको फॉर्मूले में रख देंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 1/2 D1 × D2 का मान रख दिया आपने। इसको आपने तोड़े, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए इसको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसके मैंने कर रखे हैं। 32 को मैं लिख सकता हूँ 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 36 को लिख दिया 36 दूनी 72। फिर मैंने इनको और इनके प्राइम फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। इसको मैंने ऐसे ही उतारा। और 36 को 6 × 6 और ये 2। आप इसको
6 को फिर तोड़ सकते हैं 3 गुणा 2 में, लेकिन इससे ही आपको काम हो जाना है। तो अब वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है तो 2 का जोड़ा जो बन रहा है उनको बाहर निकाल दीजिए। 2 का बन रहा है, इस 2 का बन रहा है, फिर 6 का भी जोड़ा बन रहा है और एक इस 2 और इस 2 का बन रहा है। तो जो 2 के जोड़े बनते हैं उसमें से संख्या को बाहर निकाल देते हैं हम। आप वर्गमूल निकालना जानते हैं आप, तो देखिए यहाँ से केवल 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ से 6 बाहर आएगा। 2 से 2 कटा, 6 दूनी 12 दूनी 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का जो होता है वो होता है यूनिट स्क्वायर, वर्ग इकाई उसका मात्रक होता है। तो ये आ गया आपका 24 वर्ग इकाई। आप दोनों मेथड से कुछ भी लगा सकते हैं। आप त्रिभुज वाला भी लगा सकते हैं कि आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण उसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, उसका दोगुना कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, या फिर दोनों को जोड़ दीजिए। बात वही है दोगुना करने वाली बात, क्योंकि ये दोनों एक जैसे त्रिभुज बन के आते हैं तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 था, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये आप थोड़ा परिमेय था, ये थ्योरम थी, इसको आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, देखिए आप सबसे पहले आपको इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से बनेगा ये इसका कुछ फिगर बनेगा। एक वृत्त बनाया आपने किसी भी त्रिज्या का, उसका केंद्र बिंदु हो गया O। अब उसके बाह्य बिंदु आपने ले लिया कोई बिंदु P, उसके बाहर स्थित है। बोला गया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, देखिए PQ और PR स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई आपस में बराबर होती है। तो PQ बराबर PR आपको सिद्ध करके लाना है। ये मैंने आपको जब क्लास में मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, और देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार आ गया। ऐसे प्रश्न हमने काफ़ी किए। ये थ्योरम भी कर रखी है हमने, ऐसे संबंधित हमने प्रश्न भी कर रखे हैं। तो देखिए जो आपको दिया है पहले वो लिख दीजिए। O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं आपको दे रखी हैं। ठीक, आपको सिद्ध करना है टू प्रूव कि ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें रचना का भी काम है। रचना आप क्या करेंगे कि O को P से, O को R से और O को Q से मिलाया। केंद्र को आपने सभी बिंदुओं से मिला दिया। प्रूफ, अब देखिए ध्यान से, ये कोण OQP, कोण OQP, ये वाला कोण और ये वाला कोण ORP समकोण है। कोण ORP, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में ये कैसे हैं, समकोण। क्यों समकोण है, तो देखिए ये जो OQ है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ये PQ क्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा। तो आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्शी बिंदु पर परस्पर लंब होती हैं, ये आप जानते हैं। इसी प्रकार नीचे भी करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्शी बिंदु यहाँ पे R है उस पर लंब होती हैं। यहाँ पे आप कारण दे देंगे लंब होती है, इसलिए ये क्या हो गया, समकोण हो गया। अब देखिए ये बन गया समकोण त्रिभुज, ऊपर वाला एक त्रिभुज नीचे वाला एक त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज बन गए। तो समकोण त्रिभुज में आप इसको यदि आपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। उस थ्योरी से हम इसको बराबर दिखा सकते हैं। ठीक, ये PQ बराबर हमको बराबर दिखानी है PR की, तो हम वही लगाएंगे। इसमें RHS लगा देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कोण OPQ बराबर ORP, OQP बराबर ORP। क्यों बराबर, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 अंश के हैं, बोथ 90 डिग्री एंगल। आगे OQ बराबर OR, वृत्त की त्रिज्या, OQ बराबर OR, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या तो बराबरी होती हैं आप जानते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या है बराबर। OP देखिए OP दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक तो राइट एंगल आपको मिल गया है, आपको हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने कर्ण बनता है वो मिल गया बराबर, और एक साइड आपको बराबर मिल गई है। तो यहाँ पे RHS कसौटी लग सकती है। आप कहेंगे बाई RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, ये ऊपर वाले नीचे वाले, तो इनके संगत भाग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। संगत भाग बराबर तो PQ बराबर PR CP CT से। तो ये आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में आपने ये सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमको ये सिद्ध करना था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर। ये आपने कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों, इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न रचनाओं वाले चैप्टर से आ रखा था। 7.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप भी लिखिए। तो ये भी बहुत आसान था। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 7.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, वो हमने खींच दिया। ये 7.8 सेंटीमीटर लंबा हमने एक रेखाखंड
खींच दिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है हमको, बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाना है। ये न्यून कोण है, 90 अंश से कम का कोण है, ये आपको बनाना है। अब देखिए आपको जो अनुपात दे रखा है वो 5 और 8 दे रखा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 13 आएगा। तो आपको प्रकार लेना है और यहाँ पे बिंदु ए से आपको समान दूरी के 13 भाग करने हैं, क्योंकि 8 5 13। देखिए 1 भाग, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे आपको 13 भाग इसमें करने हैं। तो बच्चों ये आपने इसके 13 भाग कर लिए। इनको आप नाम देख सकते हैं, ये तो ए हो गया, इसको आप A1 कह सकते हैं, ये आपको A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। तो इस प्रकार आपने इसको नाम दे दिए A13 तक। अब क्या करना है आपको, जो आपका आखिरी वाला जो पॉइंट है A13, उसको आपको अपने रेखाखंड के अंतिम बिंदु B से मिला देना है। ये B को आपको A13 से मिला देना है। तो यहाँ बच्चों आपने ये अपने B A13 को मिला दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए अनुपात है 5 अनुपात 8, तो A5 कहाँ पे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 5 A5 और फिर ये 8 5 13। तो ये A5 जो है यहाँ से आपको ये B A13 के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो एक रेखा के समांतर दूसरी समांतर रेखा कैसे खींचते हैं वो आप जानते हैं। कैसे खींचेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे कोई एक थोड़ा प्रकार खोलेंगे और इस कोण को नापेंगे। ये आपने एक चाप लगाया, ठीक, यही चाप आप A5 पे रख के भी लगाएंगे, ये समान चाप लगना चाहिए। ठीक, ये अब आपको ये कोण नापना है कितना है, तो कोण नापने के लिए क्या करेंगे, प्रकार को कम करेंगे और देखिए ये इतना कोण आया आपके पास। ये जब आपने नापा कोण को तो ये प्रकार को कम करेंगे, ये इतना कोण आया, देखिए इतना। ठीक, ये जो इतना आया है ये देखिए ये कोण समान है। तो इसी समान के कोण नापा है, इसी समान कोण का आप यहाँ पे एक चाप मार देंगे। ठीक, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, सेम है, तभी समांतर रेखा खींचेगी। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको A5 को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है जो किसके समांतर होगी, ये B A13 के समांतर होगी। तो देखिए आपने बच्चों इस रेखा B A13 के समांतर A5 से एक रेखा खींच दी, इसको आपने नाम दे दिया PA5। ठीक है, अब देखिए आपको इस रेखा ने जहाँ पर हमारे रेखाखंड AB को काटा उसको 2 भागों में विभाजित कर लिया है। तो ये अनुपात देखिए 1 2 3 4 5, ये तो 5 है, और ये जो बाकी वाला है ये कौन सा है, ये बाकी के कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो ये 5 अनुपात 8 में इसने P बिंदु ने रेखाखंड को प्रतिच्छेद बांट दिया 2 भागों में। ठीक, तो इस प्रकार रचना होती है। अब बोला गया इनको नापिए भी, तो आप स्केल से जब आप AP दूरी को नापेंगे तो AP का मान जो आपके पास आएगा वो आएगा 3.2, और ये जो BP का मान आएगा वो आएगा PB या BP कुछ भी कह सकते हैं, वो आएगा 4.6 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर है इसकी इकाई। दोनों को जोड़िए तो 6 और 2 8, 4 3 7, 7.8 की आपको पूरी रेखा मिल गई जो आपको सवाल में दे रखी थी। तो आपने बिल्कुल ये सही रचना की है। तो काफ़ी आसान रचना थी, इस बार आपने ये आसानी से कर दी होगी। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ मदद मिली होगी, कहाँ जहाँ पे आपको पता लग गया होगा मैंने कहाँ पे गलती करी है और मेरे कितने नंबर परीक्षा में बन जाएंगे। ठीक, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि आपके जो छोटे भाई हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको अंदाज़ा लग जाए कि पेपर किस प्रकार से आता है और कैसे हमें प्लानिंग के साथ अपने पूरे पेपर को हल करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि इसमें 10 प्रश्न थे और लंबी कैलकुलेशन थी, इसको देखिए आप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।